गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज के बारे में पढ़े थे। सारे लॉ पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो मेन डेफिनेशंस होती हैं, जो टर्म यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होती है? जैसे अगर कोई सरफेस है, एक कोई सरफेस है, इसको सरफेस पर मान लिया और इस पे अगर हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक को हमने सेकंड पार्ट मान लिया। अगर हम यहाँ से कोई भी फोर्स लगाते हैं, जिसे हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स को अगर हमने लगाया तो इन दोनों सरफेस होगी, बॉडी 1 और 2 की जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, Fs, ये जैसे जैसे हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे उसी के अनुसार जो Fs की वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, वो इंक्रीज करती जाएगी। एक लिमिट ऐसी आएगी जो फाइनल लिमिट होगी, जिस लिमिट के बाद अगर हम इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं तो अब उससे ज्यादा ये Fs नहीं बढ़ सकता और ये बॉडी मूव करने लगती है। जस्ट मूव करने से पहली वाली कंडीशन में क्या होता है, F बराबर जो Fs होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे एक कोई जैसे ब्लॉक, ये फर्स्ट बॉडी मान ली, ये सेकंड ब्लॉक है। अगर हम इस बॉडी पर इधर से अगर फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी और ये बॉडी के बीच की जो कांटेक्ट सरफेस होगी, तो इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे जैसे मैं इस पर फोर्स बढ़ा रहा हूँ, अब ये जस्ट मूव करने ही वाली है, तो इस मूव करने से पहले की कंडीशन जो होगी वो अप्लाइड फोर्स और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो इक्वल होता है, उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इसे हिंदी में बोला जाता है सीमांत संतुलन। बात सेकंड वाली डेफिनेशन की करते हैं। सेकंड, रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है, अगर हम सारे फोर्स दिखाएं तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ वर्क करेगा और एक रिएक्शन फोर्स होगी, जो रिएक्शन होगी वो ऊपर की तरफ वर्क करेगी, जिसे हम बोलते हैं या तो Rn बोलते हैं या N नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा Rn, किसी में R भी लिखा होगा और किसी में केवल N मिलेगा। अब इस केस में क्या होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है इसे G ग्रेविटी पॉइंट मानते हैं। अब एक ये वाला फोर्स लगता है और दूसरा ये वाला फोर्स लगता है। इस वाली कंडीशन में भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि लिमिटिंग कंडीशन को ही कंसीडर करते हैं। अब लिमिटिंग कंडीशन में जो Fs की जो वैल्यू होगी, ये वाले इस वाले फोर्स को लेते हैं, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से वर्क करेगा, तो इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा, इसका जो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स Fs जो इसके बराबर होगा, ये वाला फोर्स बराबर होगा, ये Fs भी लिख सकते हैं इसे। तो इस वाले फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स या फिर कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में बनता है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये इन दोनों के जो फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसे हम बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट रिएक्शन। और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू s हो जाएगा। ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, म्यू s बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
ये वाला, और ये लिमिटिंग, सारे जो भी चीजें हैं ये लिमिटिंग कंडीशन पे ही अप्लाई होती है। म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन आर, यानी कि इसको कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो रेशियो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ये वाली है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये वाला। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ बनता है और कैसे बनता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो इस वाले डायग्राम में हमें बहुत सारे फोर्स दिखाई दे रहे हैं। आर एन नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट वेट, अब रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो भी एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसे फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज को हम इंक्लाइंड प्लेन पर देखते हैं। एक सरफेस है, एक और ये एक प्लेन सरफेस और ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। इनके बीच में हमने कोई मान लिया एक एंगल अल्फा है। इस इंक्लाइंड सरफेस पर कोई भी एक ये बॉडी रखी हुई है, सरफेस 1, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब होता क्या है कि इस इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल होगा इसे हम धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इसमें जो फोर्स एनालिसिस होगा, देखो होता क्या है, ये W नीचे की तरफ बढ़ करेगा और जब से इस तरह से करेंगे तो W इस तरह से, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। अगर हम इसका रेक्टेंगल रिजोल्यूशन करें तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये अल्फा हो जाएगा तो ये W, ये हो जाएगा W cos अल्फा और ये हो जाएगा W sin अल्फा। अब ये तो इसे इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखने की कोशिश करेगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों सरफेसों के कांटेक्ट पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगता है। हम जैसे जैसे इसको ब्लॉक, इस वाली सरफेस को, इंक्लाइंड सरफेस इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट कंटिन्यू बढ़ता चलाएगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे साइन की जो वैल्यू होती है वो एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो W है हमारा कांस्टेंट है, बस केवल जो वेरी कर रहा है वो अल्फा, और अल्फा के साथ साइन अल्फा भी वेरी करेगा, बढ़ेगा, और उसके बाद में हमारा ये पूरी होल वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा एफएस वैल्यू, एफएस यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम एफएस और इसकी वैल्यू एक लिमिटिंग कंडीशन पर आ जाएगी। लिमिटिंग कंडीशन का मीन्स कि अब अगर उससे ज्यादा हमने इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाया तो उस केस में ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये वाला जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल हुआ उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये चीज क्लियर हो गई? एक बार दोबारा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये एक ब्लॉक है और ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। हम क्या करते हैं, इस वाले इंक्लाइंड सरफेस को हम धीरे धीरे हम इंक्लिनेशन बढ़ाते चले जाते हैं। एक ऐसा कंडीशन आएगी कि ये फिसलने वाली होगी, फिसलने लगेगी नहीं, फिसलने ही जस्ट वाली होगी, उससे जस्ट पहले की कंडीशन को में जितना भी इंक्लिनेशन एंगल होगा उसे उस टाइम का एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इसे हम
सामान्यतः जनरली हम क्या है अल्फा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, क्या है कि ये इस डायरेक्शन में अगर हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन, अगर हम अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती है। अब जो भी ये फ्रिक्शन फोर्स या अप्लाइड फोर्स है, इन दोनों का इसका और ये नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट R होता है। हम इस वाले फोर्स को जो अप्लाइड फोर्स है उसको अगर हम घुमाएं, मतलब अभी हमने यहाँ से लगाया, फिर अगर हम इधर से लगाते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ से लगने लगेगा, उस डायरेक्शन से लगने लगेगा। अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो जो रिएक्शन फोर्स होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स को इस तरह से वर्क करने लगेगा, यहाँ पे लगने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम इधर से अप्लाइड फोर्स, तो ये अप्लाइड जो भी फ्रिक्शन फोर्स है उधर से लगने लगेगा और रिजल्टेंट जो रिएक्शन होगी वो R ये यहाँ पे लगने लगेगी। अब हम अप्लाइड फोर्स अगर पीछे से लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगी। इस तरह से एक कोन बन जाती है। इस 3D में अगर देखें तो एक कोन बन जाती है। इसी कोन को हम कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। और इस कोन पे जो एंगल बनता है 3D, इसे एंगल ऑफ कोन बोलते हैं। अगर हम इसी को अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स अप्लाइड फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगेगा, तो वो जो रिएक्शन होगी, रिजल्टेंट रिएक्शन वो इस तरह से वर्क करेगी। अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो इस तरह से बनेगी, इस तरह से हो जाता है। तो अगर हम इस वाले इसको सभी तरफ से इस तरह से घुमा दें तो 3D कोन दिखाई देगी आपको, और यही 3D कोन को हम कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये तीनों चीज आई होप सबको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।